नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान, नवभारत टाइम से। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बंदिश बैंडिट सीज़न 2 की कास्ट और डायरेक्टर साहब आनंद तिवारी, श्रेया और ऋतिक। आप सभी जान ही रहे हैं कि पहला सीज़न कितना धमाकेदार था। म्यूज़िक की जो एक रसाकसी थी और दो म्यूज़िक घरानों के को लेकर के जो एक द्वंद्व था वो सब लोगों को बहुत पसंद आया। उसमें एक उभरती हुई प्रेम कहानी और बहुत सारे किरदार ने लोगों का दिल जीता। और अब सीज़न 2 में एक नई बहुत सारी नई बातें हैं जो आप लोग देख रहे हैं और देखेंगे। और मैं निर्देशक साहब का सम्मान करते हुए उन्हीं से अपने सवाल की शुरुआत करूंगी। आनंद जी, कैसा फील हो रहा है? क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस है और म्यूजिकल घराने पे मतलब हमारे यहाँ पर इतना संगीत, एक तरह से देखा जाए तो हमारे कहते हैं ना कि एक चाहे वो ओटीटी कंटेंट हो, फिल्में हो या धारावाहिक हो, तो उसका एक प्राण हमेशा एक सोल रहता है। लेकिन उस पे मतलब ऑल एंड ऑल मतलब उस तरह का कभी कंटेंट उस तरह से बना नहीं है। तो आपके लिए कैसा है ये एहसास? मतलब बहुत ही लोग पसंद कर रहे हैं। थैंक यू रेखा जी। सबसे पहले धन्यवाद हमसे बात करने का। हमारे लिए संगीत के बारे में संगीत के द्वारा हम हमेशा से बात करते आए हैं, चाहे वो हमारी फिल्में हों और वो सारी भाषाओं में, जितनी भाषाएं हैं हिंदुस्तान में, उनमें जहाँ जहाँ पे फिल्में बन रही हों वो संगीत के द्वारा ही कहानियाँ कहते हैं हम। इसके पहले हमारे लोक नाटक हों, हमेशा लोक गीतों के साथ ही संवाद हुआ है सारे कहानियों का। चाहे हमारे महाकाव्य हों, उनको भी संगीत के हिसाब से ही लिखा गया। तो संगीत के द्वारा कहानी कहना हमने हमेशा देखा है और संगीत के बारे में कहानियां भी हमेशा से हम कहते आए। चाहे वो बैजू बावरा जैसी फिल्में हों, चाहे वो इन अ वे मुगले आजम भी हो, जिसमें अनारकली के किरदार का एक संगीतकार होना बड़ा दिलचस्पी से दिखाया गया। तो चाहे हम दिल दे चुके सनम हो, या सही परांजपे ने एक फिल्म बनाई थी साज नाम की, जिसमें भी आपको संगीत के बारे में बहुत सुंदरता से दिखाया जाता है। तो ये कहानियाँ हमारे से जो बड़े मेकर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी की थी। एक मराठी में बहुत प्यारी फिल्म है जो प्ले पे आधारित है, उसका नाम है कटियार कर्जात घुसली। तो उसमें भी बहुत प्यारे तरीके से संगीत के बारे में आपको दिखाया गया था, संगीतकारों के बारे में बताया गया था। तो वो सब लोगों से प्रेरणा लेते हुए हम आज की दुनिया की कहानी कहना चाह रहे थे, क्योंकि संगीत का रिश्ता इस युवा पीढ़ी का भी उतना ही गहरा है जितना किसी भी पीढ़ी का रहा होगा। सिर्फ कभी कभी हम उनको उस नज़रिए से देखते नहीं। और मेरे हिसाब से शास्त्रीय संगीत उतना ही यंग है जितना कोई भी पाश्चात्य संगीत है या कोई हमारा मॉडर्न संगीत कह लो हिंदुस्तान का है। सिर्फ हम उसको उस नज़रिए से नहीं देखते, उसको थोड़ा सा पुराना संगीत हम समझते हैं। वो पुराना बिल्कुल है, वो 800 साल पुराना है, पर वो मेरे बाप दादाओं के लिए भी उतना ही पुराना था जितना मेरे लिए है। तो अगर वो उसमें अपनी एक छवि ढूंढ लेते हैं तो क्यों ना मैं ढूंढूं, या क्यों ना मुझसे जो यंग है लोग वो ढूंढ पाएं। तो हमारी यही छोटी सी एक पहल है कि आपको ऐसे संगीतकारों से, उनकी कहानियों के से हम आपको वाकिफ करें, जिससे आप मनोरंजित हो जाएं और साथ ही में थोड़ी सी अगर प्रेरणा आपको मिल जाए इस संगीत के आसपास आने की, तो हमें लगेगा कि हमने अपना काम कर दिया। और हाँ जी, और जो पहला सीजन जो जिस तरह से उसको प्यार मिला, और अब सीजन 2 को जैसा प्यार मिल रहा है और लोग कई लोग इसे सीजन 1 से बेहतर कह रहे हैं, तो उन सबके कहने को हम नतमस्तक करते हैं। जी। और हम यही चाहते हैं कि ये जो पहल हमने की है ये थोड़ी आगे और बढ़ जाए। श्रेया और ऋत्विक, मैं आप लोगों को भी बहुत बधाई देना चाहूँगी, आप लोगों के काम को बहुत पसंद किया जा रहा है। मैं दोनों से मेरा ये सवाल है कि म्यूज़िक तो मुझे लगता है कि हम गाड़ी में, कार में, आते जाते, नहाते बहुत सारा सुनते हैं, लेकिन इस सीरीज़ को करने के बाद एक संगीत के प्रति आप लोग कितना, एक होता है ना कि एक माइंड सेट, वो कितना चेंज हुआ? क्योंकि ऐसे हम हवा की तरह उसे लेते हैं, म्यूज़िक हमारे आसपास होता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों का नज़रिया दोनों का कितना बदला इस सीरीज़ के अब दूसरे सीज़न का भी आप हिस्सा हैं? माइंड सेट बदला, माइंड को एक्चुअली सेट कर दिया है शास्त्रीय संगीत ने। बहुत ही एक किस्म का कोशिश ये है कि एक किस्म की ठहराव आ जाए जिंदगी में। हर किसी की कोशिश यही रहती है, आई थिंक, खुशी और ठहराव ढूंढते ढूंढते घूमते हैं हम। बट वो 5 मिनट 24 घंटे में अगर मैं शास्त्रीय संगीत सुन लूँ तो उस खुशी और उस ठहराव का एक इल्म मिल जाता है कहीं ना कहीं। तो हमारी ज़िंदगी में तो बहुत ही, एज यू कैन सी, हमारे करियर्स चेंज हो चुके हैं थैंक्स टू शास्त्रीय संगीत, थैंक्स टू संगीत इन जनरल। तो हमारी ज़िंदगी में तो मैं तो आभारी हूँ कि संगीत की दुनिया में हमें एक 0.1% का जो स्टेप इन हमें मिला है,
वो उसकी वजह से हमारी ज़िंदगियों में, हमारे निजी और काम की ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए। सो इटर्नली ग्रेटफुल। नहीं, बिल्कुल मेरा जो अप्रिसिएशन है म्यूज़िक के लिए, जैसे आपने कहा, वो पहले बहुत हल्के में मैं लेती थी कि यहाँ सुना वहाँ सुना गाना सुना। फिर ये मुझे समझ में आया कि क्या क्या जाता है एक गाने को बनाने के लिए। वो एक 10 सेकंड का जिंगल भी लोग बहुत मेहनत करते हैं, और जो लेयर्स होते हैं गाने की, वो एक पेंटिंग की तरह है। आनंद सर बहुत प्यार से हमें एक्सप्लेन करते हैं, जो एक गाना होता है वो अगर आप एक्चुअली गाने को सुने तो आप वो गाने को देख भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक मेरे लिए बंदिश बैंडिट्स के बाद आया है। और यही नहीं, म्यूज़िक तो ऑब्वियसली वो तो हमेशा से लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और अभी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन मेरा जो एक नज़रिया है, जो मेरा रिस्पेक्ट है फॉर म्यूजिशियंस, उनका जो डिसिप्लिन होता है वो बस ऑब्जर्व करने में आई होप कि मैंने इनकलकेट किया एज एन आर्टिस्ट। क्योंकि हमारे सेट पे इतने सारे रियल म्यूजिशियंस थे, सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, वो एक्चुअली म्यूजिशियंस थे। हमारे जो टीचर्स थे जिन्होंने हमें ट्रेन किया सीज़न 2 के लिए, उनका जो एक पैशन है उनके म्यूज़िक के लिए, कि वो कैमरे के सामने नहीं है, पर उनको जो दर्जा है म्यूज़िक का वो वहाँ पे रखना है जहाँ पे वो उसे देखते हैं। तो वो आते थे हमारे साथ, इतना मतलब दिन रात मेहनत करते थे, कैमरे के पीछे खड़े होके देखते थे कि हाँ सब ठीक गया कि नहीं, क्योंकि उनका वो पैशन है उनके म्यूज़िक के प्रति। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें मेरे लिए देखना बहुत खूबसूरत था। जी। एंड आनंद जी, आपकी तो मतलब जो आपका सफ़र है, आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही इनक्रेडिबल है, बड़ा ही मतलब इतने घुमावदार मोड़ है उसमें जितना सच्ची मुझे तो सही लग रही थी कि एक ही पटरी पे चलती है। मतलब आप माटुंगा में, हमारे मुंबई में आप पले बड़े हैं, आप डॉक्टरों के फैमिली से हैं, जो कि भाई डॉक्टर्स बड़ा मतलब उन्हें भगवान तो माना जाता है, लेकिन एक तरह बड़ा सीरियस और नीरस वो भी है, दूसरी तरफ कला है। तो वो थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट मैं जानना चाहती हूँ। मैंने पढ़ा है आपके बारे में कि आप गणपति के पांडाल, और वहां से एक आपकी एक कहते हैं ना कि स्कूलिंग कहीं ना कहीं, बीज कहीं ना कहीं बोया जाता है और वहीं से अंकुरित होता है। लेकिन क्या था वो एक टर्निंग पॉइंट, क्या था जो एक डॉक्टरों की फैमिली से आप इधर अभी तो देखिए ना इतना कमाल का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो पहले तो यार ये धारणा कि डॉक्टर्स नीरस होते हैं बहुत ही गलत है। डॉक्टरों से ज्यादा रसीला मैंने किसी को नहीं देखा। आपकी फैमिली में रसीले डॉक्टर हैं? बहुत ज्यादा। और मैंने कई डॉक्टरों से मेरा ताल्लुकात मेरे रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा एक डॉक्टर होते होते टीचर भी थे। तो और उनके कई डॉक्टर पूरे देश में उनके स्टूडेंट्स रहे हैं। तो उन सब के अंदर मैंने ये देखा, क्योंकि वो इतना ज्यादा कठिन काम कर रहे हैं, रोज इतने कठिन डिसीजंस ले रहे हैं, किसी के जीने मरने के डिसीजंस वो ले रहे हैं। तो उनके अंदर एक रसिक जिस तरह से पैशनेटली छुपा होता है, वैसा हार्डली किसी और प्रोफेशन में मैंने देखा है। ऑफ कोर्स मेरा जो वर्ल्ड व्यू है वो डॉक्टरों तक बचपन में सीमित रहा, फिर मेरा वर्ल्ड व्यू और बढ़ा। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हीं के रसीलेपन से, उन्हीं के रसिक होने से मुझ में वो अंश आए हैं। पर मेरे अंदर ना, मैं क्योंकि एक बड़ा शर्मीला बच्चा था, मैं अपने आप को मनोरंजित रखने के लिए अपने से बातें करता था, अपनी कहानियां खुद बनाता था। और वो करते करते कभी हाल मैंने शायद वो कहानी किसी को कह दी, और वो उस इंसान ने मुझे नोटिस किया, मेरी एग्जिस्टेंस को नोटिस किया। तो मुझे लगा शायद यही मेरा सच है, कि अगर मैं जब तक मैं कहानियां कहते रहूंगा। तो कौन थे वो? वो आई थिंक मेरी माँ थी। उनके 2 और बच्चे थे बेचारी, जब तक वो तीसरे पर आती थी तब तक उनका ध्यान भटक जाता था जनरली। तो पर मुझे लगा कि कहानियों के साथ शायद वो मुझे नोटिस करें। और मुझे वही करते करते दोस्त मिले, गुरु मिले, यार मिले, प्यार हुआ, और फिर श्रोता मिले, और फिर तो थिएटर मतलब पहला आपकी पहली स्कूलिंग तो थिएटर रही हो? जी 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 बिल्कुल। और एकदम जो रास्ते का थिएटर होता है वो, जैसे आपने सही कहा, मैंने गणपति पंडाल, नवरात्रि के पंडालों से शुरू किया, और फिर जाकर स्कूल, कॉलेज और बाकी जो हमारे नुक्कड़ नाटक होते हैं, और फिर पृथ्वी का स्टेज, और नसीर सर के साथ काम, और बाकियों के साथ काम करने का मौका मिला। मेरा पहला एज अ अभिनेता मेरा पहला प्यार तो वही है। पर कहानी कहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कहानियाँ मुझे अभी सूझ रही हैं, जो भी आ रही हैं, जिसकी भूख मुझे अभी है, मैं आपसे कितने जल्दी और कितने चाव से कह दूं, और अगर वो बात आप तक पहुंच जाए और आपको अच्छी लग जाए, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है अभी। तो वो बड़ा मजा आ रहा है मुझे। एंड आपने डायरेक्शन में मतलब सहायक के तौर पे अनुराग बासु के साथ जी जी बिल्कुल।
उनसे आपका क्या टेक अवे था? क्योंकि आपका जो एक मेकिंग है, जितना भी मैं तो रिव्यूज भी करती हूँ, जी। तो आपका जो मैंने बैड न्यूज़ देखी है, आपका जितना भी काम देखा है एज अ डायरेक्टर, वो बहुत ही अलहदा है। जी जी जी। और वो बहुत ही एक दूसरे अलग तरह के थे। उनसे आपका क्या टेक अवे रहा? अनुराग बासु सबसे पहले मेरे डायरेक्टर थे। मैंने उनके साथ एज एन एक्टर काइट्स नाम की एक फिल्म में काम किया था, और तभी मैं समझ गया था, मैं गुरु ढूंढ रहा था कि मैं किस फिल्म मेकर को अपना गुरु मानूं। और अनुराग बासु जिस तरह से अपने किसी भी काम में अपने लिए फन सबसे पहले ढूंढते हैं कि इसमें मुझे मजा किस चीज में आएगा, तो वो मैंने देखा उनके साथ काइट्स में, और फिर बर्फी में बहुत करीब से, क्योंकि मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर था। और वो मैं समझ गया उनको देख के कि जिस तरह से ये दुनिया देखते हैं, मैं उसको वैसे नहीं देख पाऊंगा। मैं दुनिया अलग देखता हूँ, वो अलग देखते हैं। पर उनसे जो सबसे बड़ी सीख मुझे मिली कि आपको अपने काम के साथ अगर आप मजे नहीं ले रहे, तो आप अपने आर्ट फॉर्म के साथ गलत कर रहे हैं। तो वो मैंने अपने हर काम के साथ किया जब भी मैंने डायरेक्शन करना शुरू किया। और उन्होंने मुझे सबसे बड़ी सीख ये दी, उन्होंने कहा तिवारी तू बहुत ज़्यादा एडी मत कर, तू बहुत ज़्यादा असिस्टेंट डायरेक्शन अब मत कर, तुझे जितना सीखना था तू सीख चुका है, अब तू कूद जा। क्योंकि अब जब तक फ्लोट लगा के तैरता रहेगा तब तक तैरना नहीं आएगा। तो जब तक तू डायरेक्ट नहीं करेगा, तू एक्टर ही बना रहेगा या तू प्रोड्यूसर बन जाएगा या और चीज़ें करता रहेगा। तुझे डायरेक्शन करना है तो तू डायरेक्ट कर, चाहे छोटी फिल्म कर, बड़ी फिल्म कर, तू डायरेक्ट कर। तो मैंने वैसे ही गोते मारते हुए और अपनी नाक को पानी से ऊपर रखते हुए डायरेक्शन सीखा है, और अभी भी वही कर रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये सवाल मेरा आप दोनों से है। मोहब्बत, कहते हैं कि इश्क, मोहब्बत, जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है। आप लोग दो बड़े ही पैशनेट, मतलब बंदिश में बड़े ऐसे प्रेमी हैं, और लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि चुनना होता है आपको। जी। आप अपने काम को चुनते हैं, अपनी धरोहर को चुनते हैं, या फिर अपने प्यार को चुनते हैं। जी। और वो हमने देखा कि किस तरह से कितनी सारा द्वंद्व है आप दोनों के, तमन्ना और राधे का जो किरदार है उसमें। असल जिंदगी में आप किसे चुनना चाहेंगे? क्या कमाल का सवाल है। मोहब्बत को चुनेंगे या फिर अपनी धरोहर या अपने काम को? किसे चुनेंगे आप लोग? दोनों से सवाल है मेरा। हाल ही में मुझे लगता है मैं जिंदगी के ऐसे पड़ाव में पहुंचा हूं जहां पे मेरे लिए पूरा होना, पूर्णता इज सक्सेस, और उसमें मेरा काम भी है, मेरी प्यार भी है, सब कुछ उसी के अंदर नहीं, लेकिन ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं सीरियसली, ये आप क्या चुनेंगे? आप मुझसे 5 साल आप पहले दो नाव की सवारी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसे मोड़ पर आ गए जहाँ पे आपको चुनना हो, राधे और तमन्ना चुनते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप क्या चुनेंगे? मैं प्यार को चुनूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वाह, ग्रेट। सच में, क्योंकि जब तक मेरा प्यार जिंदा है शायद मेरा कला भी जिंदा रहेगा। बहुत बहुत खूबसूरत बात की। और आप क्या उस तरह के पैशनेट प्यार में पड़े हैं अभी तक? जी, इस वक्त जुनूनी। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत ही। चलिए माशाल्लाह। आप बताइए श्रेया, आप किसे चुनेंगी? इस वक्त अगर मुझे ये पूछा गया तो मैं शायद अपने काम को चुनूंगी, लेकिन 1-2 साल में मुझे नहीं पता, वो शायद बदल जाएगा। लेकिन इस वक्त, इस सेकंड, मैं अपने काम को चुनूंगी। इंस्टाग्राम पे श्रेया चौधरी डीएम करना ना भूलें। You want to send a message? I'm available. देखिए ना, बंदिश में तो एक बहुत ही, मैंने कहा ना कि एक अलग तरह का प्यार है, एक बड़ा जुनूनी वाला प्यार है। लेकिन हम अब आजकल की जो जनरेशन है, जेनजी है, वो एक बहुत ही अलग तरह की रिलेशनशिप है। ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, ये वो सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप। हम हमारे ज़माने में, हमें जब प्यार हुआ था तो हम कहते थे कि मोहब्बत है, मुझे उससे इश्क है। अब तो कोई कहता ही नहीं कि मुझे मोहब्बत है, इश्क है, मैं रिलेशनशिप में हूँ, यार मेरा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ये है। तो इसको आप लोग, क्योंकि आप लोग बहुत ही यंग है और इसी जनरेशन का आप लोग एक प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप लोग कैसे रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं? श्री, मेरे लिए, मेरे आंखों के सामने एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स हैं। वो कॉलेज में मिले, और वो 2 अलग कास्ट से थे, तो जो फैमिलीज थी वो मतलब वो राजी नहीं थे शादी के लिए, और उन्होंने जो भी किया, और आज मतलब सब ठीक है, हम एक साथ रहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ, अपने नानी दादी सबके साथ। लेकिन मेरी माँ ने मेरे और मेरे भाई को ये एडवाइस दी थी कि अगर तुम कभी भी प्यार करोगे तो इतना प्यार करना कि तुम दुनिया से भी लड़ सकोगे अपने प्यार के लिए। और वो उनसे सुनना, आई थिंक वो मेरे साथ कहीं तक, बहुत हद तक रह चुका है कि जब मैं प्यार करती हूँ फिर मैं सब पूरी दुनिया को भूल जाती हूँ। एंड आई थिंक क्योंकि मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है मेरे साथ, तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुछ सोचना समझना, ये जो
आपने कहा कि वो जो चैटर होता है वो मुझे पता ही नहीं है। मैं जिस तरीके से प्यार करती हूँ बहुत बहुत ओल्ड स्कूल है मेरे पेरेंट्स की वजह से। हाँ। तो आई थिंक मैं एक ओल्ड स्कूल लवर हूँ। क्या जैसे बात आपने है, कहा। मैं बिल्कुल आप पे फिदा हो गई। सुंदर बात कही है। बहुत खूबसूरत आपने बात कही। और आप ऋत्विक, आपको क्या लगता है, आप किस तरह के प्यार, मतलब प्यार में? मैं फुल्ली सेकंड करता हूँ श्रेया के साथ। आई थिंक हम पूरे सारी जो शो बनाने वाले हैं वो ओल्ड स्कूल लवर्स ही हैं, इसलिए इस तरीके की कहानी कहना भी चाहते हैं। और आप अपनी बात कहें। बट अब एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। ये बेंचिंग, गोस्टिंग, सिचुएशनशिप जो आजकल बातें चल रही हैं, और जो भी ये इंटरव्यू देखेंगे, अगर आप ऐसे कोई सिचुएशनशिप में हो या कोई प्रॉब्लम में हो या कोई ऐसे रिलेशनशिप में हो, तो राजेश तेलंग जो राजेंद्र का किरदार प्ले करते हैं, उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी। हम ऐसा ही डिस्कशन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रीक माइथोलॉजी में ना एक क्रीचर है, एक उनका बनाया हुआ क्रीचर है, जिसमें वो क्रीचर आधा मर्द आधी औरत है। अब वो क्रीचर इतना स्ट्रांग था कि वो भगवानों पे भारी पड़ रहा था। तो like every other god across the world, they obviously came up with a plan to destroy what's taking them down. तो उन्होंने उस क्रीचर को बीच में से काट दिया, उसको अलग करके धरती में फेंक दिया ताकि वो कभी वापस ना आ पाए। अब जिस दिन इस हाफ ने इस हाफ से मिल लिया और वो आपके परफेक्ट हाफ को आप मिल लिए इस दुनिया में, उस दिन आप भगवान को भी हरा सकते हैं। हाय, क्या कितनी बात है, सुंदर वाह 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 वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही, मतलब ये बिल्कुल, ये फलसफा बहुत ही कमाल का है। इतने सारे सवाल, क्योंकि तीन जब पर्सनालिटी हो और इतने स्ट्रॉन्ग विचारों वाले, तो बातों का एक बहुत ही अलग मजा रहता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक सीरीज या एक जो OTT लेवल पे जो है चीजें आती हैं, उसमें कितना सुकून है, क्योंकि वहां पर नंबर्स नहीं है। जैसे बैड न्यूज है, जी। वो जब थिएटर में जाती है तो उस दिन फ्राइडे को कितने कलेक्शन आएंगे, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि वो कैसा है। रेखा जी, ये धारणा बहुत गलत है कि यहाँ नंबर्स नहीं है। यहाँ भी नंबर्स हैं। यहाँ पे कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग पूरा देख रहे हैं, कितने लोगों ने स्टार्ट किया, कितने लोगों ने फिनिश किया, ये सबका इनफैक्ट बहुत ही ये नंबर ऐसे हैं जो फज भी नहीं कर सकते। ये नंबर्स पूरी तरह से अमेजोन या जो भी प्लेटफॉर्म हो उन्हें एग्जैक्टली पता होते हैं। तो बिल्कुल प्रेशर है। तो हमें जो प्यार मिल रहा है वो तो बहुत ही सराहों पर जो नंबर्स हैं वो उतने ही जरूरी होते हैं जितना बॉक्स ऑफिस नंबर्स होते हैं जरूरी किसी भी थिएट्रिकल फिल्म के लिए, या सीटों के भरने के जो नंबर्स होते हैं थिएटर के लिए। जब हम थिएटर करते हैं तो देखते हैं कि हाउसफुल कितने शोज गए, नहीं गए, पर ये मेरे लिए पर्सनली उतने ही जरूरी हैं जितना मैंने, जब मैं थिएटर में काम करता था तो कई बार ऐसे प्लेस होते थे जो हमने 4 लोगों के लिए भी परफॉर्म किए और वो सबसे अच्छे परफॉर्मेंसेस होते थे। बहुत ही सुंदर प्ले था जिसके बारे में हम बहुत ही विस्तार से बात करेंगे अभी। नाम क्या था, खाली उतना बता? नहीं, क्योंकि वो लोग हैं नहीं अभी यहाँ पे, तो गलत होगा उनके बिना ही वो सारी बातें करना। पर तो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा वो प्रेशर नहीं लेता। वो प्रेशर लेना प्रोड्यूसर्स का काम है, जबकि मैं इस शो का क्रिएटर भी हूँ। पर मेरे साथ के जो क्रिएटर हैं अमृतपाल सिंह बिंद्रा, मैं उन पे ये सारा प्रेशर डाल देता हूँ कि ये शादी में जो कठिन चीजें वो तुम संभालोगे और जो अच्छी अच्छी चीजें जैसे क्रिएटिविटी वो मैं संभालूंगा। तो ये शादी की अच्छी अच्छी चीजें मैं खा रहा हूँ और जो मैं मिठाइयाँ मैं खा लेता हूँ और जो कड़वी करेला होता है, कड़वा करेला, वो खा लेता है। तो वो सारे डिसीजंस और वो सारी कठिनाइयाँ। और देखिए ना, दोनों जगह आपने बहुत अलग अलग तरह के, जैसे कि नसीर साहब हैं, अर्जुन रामपाल हैं, एक तरफ विकी कौशल हैं, दूसरी तरफ ये दोनों यंग हैं। इनके क्या कहना चाहेंगे? बहुत अलग अलग तरह के, अलग अलग लीग के कलाकारों के साथ में आपने काम किया। मैं ऐसे सोचता नहीं हूँ मुझे, मेरे लिए। लेकिन नसीर साहब को ना आप लीग में एक तो बांध नहीं सकते। एग्जैक्टली, वो तो मतलब कुछ, मतलब अब वो मेरे टीचर हैं। हाँ, तो उन्हें डायरेक्ट करना, उनको डायरेक्ट करना, जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा है कि मेरे लिए जो मैंने उन्हीं से सीखा है, मैं उन्हें जब डायरेक्ट कर रहा हूँ तो हम दोनों एक साथ एक कहानी कह रहे हैं और डायरेक्टर का काम उतना ही जरूरी है या उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उस एक्टर का काम है सही डायरेक्शन में उसको ले जाना। हम इसलिए डायरेक्टर को अलग समझते हैं उस एक्टर से, क्योंकि डायरेक्टर फिर वो एडिट पे बैठेगा, उस पे म्यूजिक डालेगा और सारे कलाकारों को साथ में बांध कर वो कहानी कहेगा। तो हर अभिनेता को उसका सबसे पहले पात्र होना होता है। जैसे हम भारतीय नाटक के शास्त्र में कहते हैं पात्र होना, पार्ट होना किसी भी कहानी में, है ना। तो वो नसीर सर से ही मैंने सीखा है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा काम मैं ये नहीं कर रहा कि नसीर सर को डायरेक्ट करना डिफिकल्ट है, और ये बात मैंने उन्हीं से सीखी है कि आपको कला को सर्व करना है, किसी कलाकार को नहीं।
तो वो ओपननेस उन्हीं ने मुझे दी। तो जब उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया, उन्होंने उतनी ही फ्रीडम मुझे दी कि मैं उनसे सवाल जवाब कर सकता था एज एन एक्टर। और जब मैं उन्हें डायरेक्ट कर रहा हूँ तो ये मैंने उन्हीं से सीखा है कि अगर मुझे कुछ एक और चीज़ चाहिए उसमें एडिट, तो मैं उनसे खुले मन से कह सकता हूँ। तो ये उनका बड़प्पन है जो मुझे ये करने के लिए फ्रीडम मिलती है। देखिए, जब ऊंचाई पर होते हैं ना, तो और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं और आपको ऐसा लगता है कि क्या वाव वाव, आपके एक लफ्ज़ निकलता है वाव। लेकिन उस सफ़र पर जाने के लिए एक बड़ी जर्नी होती है। आपके लिए सबसे मुश्किल दौर कौन सा था? मैं आज अभी सब देख कहते रहा हैं हूँ कि उस वाव के आसपास नहीं नहीं है। वही चल रहा हूँ। नहीं, हाँ, जी जी। तो वो मतलब क्या था सबसे मुश्किल? मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं जो करना चाहता था बचपन से, जो सपना मैंने अकेले बैठ कर देखा था, वो काम करने के लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं। और अगर मैं इसकी कठिनाइयों को बहुत बड़ा मान लूँ तो मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान नहीं। लेकिन लोगों को प्रेरणा मिलती है ना, लोग नहीं, तो लोगों को प्रेरणा इस बात से लेनी चाहिए कि अगर आपको कठिनाइयाँ हो रही हैं तो जानो कि आप जिंदा हो। जिंदगी कठिनाइयों से जूझ कर आगे बढ़ने का ही नाम है। और ये हमने अपने बड़ों से सीखा है। आज तक कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं हुआ जिसको कठिनाइयां नहीं हुई। चाहे आप जो भी कर रहे हो काम जीवन में, वो जरूरी नहीं कि आप अभिनय या फिल्मों की लाइनों का ही काम हो। जो भी अपने हिसाब से कुछ अलग करेगा जीवन में, उसको कठिनाई होगी तभी वो अलग कर पाएगा। वरना प्रभाव जो एक धारा चलती है, उसके साथ तो कोई भी तैर लेता है। हम जब अलग कुछ करते हैं तो ही लोग नोटिस करते हैं। तो वो कठिन ही होता है, इसलिए लोग नोटिस करते हैं। तो ये कठिनाई तो एक ब्लेसिंग है। श्रेया, आपने मनीषा जी के साथ में काम किया है जी। उनसे मतलब एक, और वो भी बहुत काफ़ी डियर माया में, उस दौरान मैं उनसे मिली भी थी। कैसा, मतलब एक उस अभिनेत्री से आपने क्या सीखा? बहुत कुछ। और उस वक्त तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं थी, बिल्कुल। पहली बार मैं एक सेट पे खड़ी थी और मनीषा मैम तो सुपरस्टार है हमारी कंट्री की, और इतनी हम्बल। उन्होंने सब कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव कर लिया है, पर फिर भी इतनी प्यार से और हम्बलनेस के साथ हमसे बात करती थी, सीन वर्क करती थी। और जो बहुत ही खूबसूरत है, और मेरे लिए ये बहुत अहम चीज़ है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने एक्टर्स लाइक मनीषा कोइराला मैम, नसीर सर, शिवा मैम, दिव्या मैम, अतुल सर, राजेश सर, सब जो है वो उन्होंने इतना काम किया है ना मैम लाइफ में, लेकिन फिर भी वो सेट पे रोज़ आते हैं विथ सो मच एक्साइटमेंट, जैसे कि उनका पहला प्रोजेक्ट है। और जैसे सर ने पहले भी कहा कि वो एक पात्र, जो एक शब्द शायद मुझे पहले समझ में नहीं आता था क्योंकि मुझे एक्टर बनना था, पर अब मुझे समझ में आया कि नहीं, तुम एक पार्ट हो इस कहानी की, और जो कहानी है वो प्रोटैगनिस्ट है। और ये जो सारे एक्टर्स हैं ना, जो मुझे मौका मिला इन सबके साथ काम करने का, उन सब से मैंने ये सीखा है। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। एंड ऋत्विक, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी कि 2020 आपके लिए बड़ा मुश्किल था। हाँ जी, उस वक्त वो क्या था? थोड़ा सा फैमिलियल इश्यूज थे, मतलब हर कोई बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहा था। हाँ, 2020 में हर कोई तबीयत से जूझ रहा था। और मेरी तो सोचिए ना, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में 9 लोग गुजरे। ओ बाप, सॉरी, सॉरी। एग्जैक्टली, मैं यही कहने वाला था कि दुनिया में इतनी सारी चीजों ने, इतने लोगों ने इतनी सारी चीजें फील कर ली कि इस वक्त मैं उसे, मेरे प्रॉब्लम्स को मैं ऑब्वियसली ट्रिवियल समझता हूँ इस वक्त, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉब्लम्स नहीं थे। एक कठिन समय था। एज अ फैमिली टुगेदर वी हैड टू गो थ्रू इट एंड वी गॉट थ्रू इट। और 2020 जितना भी मैं याद करूँ कि उस वक्त कितनी कठिनाई थी, बट आई थिंक जिंदगी के एंड में जाके अगर ये साल वापस आएगा मेरे दिमाग में, तो सिर्फ एक ही बात याद रहेगी कि बंदिश बैंडिट्स इस साल बिल्कुल। तो दैट्स, एंड माधुरी के साथ में भी बिल्कुल एक बहुत, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह का कोई सब्जेक्ट मतलब आएगा और वो माधुरी दीक्षित करेंगी। वो भी एक अपने आप में मतलब एक बड़ा मतलब एक क्रांतिकारी चीज थी। आपका कैसा अनुभव? मैं क्या ही कहूँ मैम, मैं तो सर से कहते रहता हूँ कि आपने डॉन ब्रैडमैन के साथ बैटिंग करा दी ना, आपने सचिन तेंदुलकर के साथ भी बैटिंग करा दी माधुरी मैम, अब बस धोनी और विराट बचे। सारे स्टॉलवर्ड्स के साथ आप मेरी काम करा दो, मैं कुछ ना कुछ सीख के निकल ही जाऊंगा। बट सर प्लीज, और आपको निराश नहीं करूंगा। I hope so. I hope so. But sir's better to talk about Madhuri ma'am's contribution. Oh, she's, मतलब क्या है ना, जब आपने राजी कैसे किया उनको? नहीं, उनको राजी करना बहुत मुश्किल नहीं रहा। उनको जब कहानी हमने बताई तो वो खुद ब खुद उसकी संवेदना समझते हुए वो कहानी के लिए राजी हो गई। हम तो उसके बस निमित्त मात्र थे।
और वो कहानी कहना जरूरी था। जैसा श्रेया ने कहा कि सबसे ज्यादा बड़ा जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो कहानी खुद होती है, जी। चाहे वो बंदिश बैंडिट्स हो या मजहम। जी, मेरा आखिरी सवाल है, 2025 आ रहा हाँ है, जी। आप लोग यंग हैं, 2025 में आप देश को कैसे देखना चाहेंगे? ओह, क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं ना कि निर्णायक होंगे, Yes. आप ही लोग डिसीजन मेकर होंगे, Correct. आपके वोट्स, आपके विचार वही देश को एक अलग तरह का दृष्टिकोण देंगे। Correct. जी, बिल्कुल। मेरे हिसाब से मतलब मुझे ऐसा लगता है सिर्फ हमारे देश को नहीं, पूरी दुनिया को, स्पेशली हमारे देश को हमें वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए और खुश तरीके से आगे बढ़ने के लिए हमें हमारे इतिहास को याद करना चाहिए। हम कहाँ से आए हैं, हम कौन है, हमारी आर्ट फॉर्म्स क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी रूट्स क्या है। जबकि अगर आप सीजन 2 देखेंगे इस शो का, हम कहीं ना कहीं इस बारे में बात करें कि गो बैक एंड लुक एट योर रूट्स, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप हो कौन, वो तो जानिए। तो एज अ होल अगर हम पूरा देश अगर ये करने की कोशिश करेंगे तो कितना अच्छा होगा। जी। एंड श्रेया, आप? बिल्कुल, मैं I'd like to second that और supporting each other as a country। Yeah. हम आज एक ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ पे हमारा पहले भी होता था, पर इस साल बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे जो फिल्में हैं, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रिकग्नाइज किए जा रहे हैं। Correct, absolutely. जो और हम वी आर अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल डोमिनेशन जो कहते हैं हमारे देश को। सब लोग मतलब आंखें देख के इंडिया को देख रहे हैं इस वक्त। Correct. So I think that's beautiful, and I think that every citizen of our country needs to support art. Of course, voting is very important. हम सब ने voting की है, but alongside that, also just supporting art and, like he said, keeping our culture alive. मेरे लिए वो बहुत ही, I think, is something that I would hope for next year as well. चलिए, आपने देखा कि मेरे तमाम सवालों का कितने सब्र से जवाब मुझे मिला, और मैं आपका, आनंद जी आपका, श्रेया और ऋत्विक, मैं आप तीनों का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। Thank और you. आप लोगों को आपके सीज़न 2 के लिए और आपके तमाम करियर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना धन्यवाद। चाहूँगी। Thank you नमस्कार। so much, ma'am. Thank you.